स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। दोस्तों, घटना चक्र का एक बहुत ही शानदार सीरीज स्टार्ट किया गया है। यह सीरीज यूपी पीसीएस आरओ एग्जाम के लिए है। यह सीरीज दोस्तों यूपी पीएससी के द्वारा जो भी एग्जाम कराए जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए है। खास तौर पर यह सीरीज यूपी पीसीएस और आरओ के लिए है। दोस्तों, यह वीडियो आप आरओ के लिए साथ ही साथ यूपी पीसीएस के लिए देख सकते हैं। ये बहुत ही शानदार सीरीज है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सवाल नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ। इस सवाल के बारे में बात करें तो ये सवाल आरओ में 2016 में पूछा जा चुका है और ऐसे सवालों का पूछा जाना काफ़ी ज़्यादा संभावना बहुत ही ज़्यादा होता है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लिखा हुआ है सब सही है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गौतमीपुत्र सतकर्णी। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी को नासिक अभिलेख में एका ब्राह्मण कहा गया, जिसका तात्पर्य है अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। अब इसमें 2 पॉइंट दिया गया है। इसमें 2 पॉइंट में है, ए है अभिकथन। इसमें कहा गया है सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, और दूसरा पॉइंट है आर यानी कि कारण। इसमें कहा गया है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य लोक भाषाओं को अपनाया। अब आइए जानते हैं इसका सही उत्तर होगा क्या। आखिर इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। अब इसके उत्तर के बारे में बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए तथा आर दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर आर दोनों पॉइंट सही है और ए का सही स्पष्टीकरण आर करता है। ठीक है, यानी कि सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ, ये भी बात सही है। और आर में लिखा है सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत तथा अन्य भाषाओं को अपनाया, ये भी बात सही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। अब ये बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के बारे में। इसमें कहा गया है सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सत्य है। यहाँ 2 पॉइंट दिया गया है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग देखेंगे, फिर अपना उत्तर देंगे। अब प्रश्न नंबर 36 के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। यानी कि अगर हम बात करें सातवाहन के बारे में तो सातवाहन के बारे में पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 दोनों सही होगा। और पॉइंट नंबर 1 में है सातवाहन नरेश प्राकृत भाषा के पोषक थे, ये भी बात सही है। और 2 में है सातवाहन काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला, ये भी बात सही है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। सातवाहन शासकों ने प्राकृत भाषा को बढ़ावा दिया, ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत में, ध्यान सुनना, सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, गाथा सप्तशती नामक श्रृंगार रस प्रधान गीति काव्य की रचना की। सातवाहन काल में स्थापित तथा मूर्ति काल के उदाहरण प्राप्त हुए हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। इस काल में कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला था, ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। ये चीज़ ध्यान देना। ऐसे सवालों पर विशेष रूप से ध्यान दिया करो। ये यूपी पीसीएस 2020 में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो सवाल पूछा जा चुका वो नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती आप लोग की यही रहती है, सवाल दोबारा पूछा जाएगा, बस थोड़ा सा उसको चेंज कर देंगे हल्का फुल्का, बस। बाकी कहाँ से सवाल आएंगे भाई, इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, सवाल वही सवाल हैं। इसलिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया करो। अगर सॉल्व करते हो तो आपका 70% आपका प्रिपरेशन वहीं से हो जाएगा। बस सिर्फ आपको थोड़ा बहुत करंट अफेयर पर ध्यान देना है, बस। बाकी आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो 37 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इच्छाकू। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं। इच्छाकू वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय, यानी कि श्री पर्वत का शासक तथा आंध्र भृत्य, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे तो आप लोग अपने मन से उसको एडजस्ट कर लेंगे। आंध्र, वैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है मैं सही उच्चारण कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। आंध्र भृत्य, ठीक है, यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। पहले वे सातवाहन के सामंत थे। कौन? इच्छाकू। किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक श्री शांत मूल था। ये भी चीज़ ध्यान देना। मैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे सवाल को ला रहा हूँ ना कि आपका तैयारी होना होगा तो यहीं से हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो फिर कहीं से नहीं होगा।
सवाल नंबर 38 इसमें कहा गया निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें जैन धर्म के बारे में आ चुका है। जहाँ जैन बौद्ध के धर्म के बारे में कोई भी चीज़ पूछा जाए, वो सवाल कहीं ना कहीं अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस सवाल के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि खारवेल। ठीक है, खारवेल हो जाएगा। अब आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर के निकट स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 के बारे में। इसमें कहा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऐसे सवालों पर ध्यान देना जहाँ पूछा गया है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। अब आ जाइए, एक जगह दिया है कुछ शासक के नाम, एक जगह दिया है अभिलेख के नाम। अब क्या आपको बताना था जो सुमेलित ना हो, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो या फिर जो भी कह सकते हो, ये वाला। पुलकेशन द्वितीय का संबंध जो है भीतरी से नहीं होगा, यानी कि शासक पुलकेशन द्वितीय का संबंध अभिलेख भीतरी से नहीं होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका संबंध इससे नहीं होगा। इसका मतलब सवाल के अनुसार यही हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। भाई पूछा क्या गया था, जो सुमेलित ना हो, तो यही वाला है, यानी ये जो है इससे सुमेलित नहीं है। तो इस सवाल के अनुसार यही उत्तर सही हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि गौतमी पुत्र के बारे में पूछ रहे, तो गौतमी पुत्र का संबंध हो जाएगा नासिक से, खारवेल का संबंध हो जाएगा हाथी गुम्फा से, और रुद्रदामन प्रथम का हो जाएगा गिरनार से। कभी ये पूछ ले कि गौतमीपुत्र का संबंध किससे होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए इनका संबंध हो जाएगा नासिक से। जाहिर सी बात है, जब एक सुमेलित नहीं होगा तो तीन तो अपने आप ही सुमेलित हो जाएंगे। तो यहाँ से भी सवाल बन सकता है, यानी कि एक सवाल में आपका 3 सवाल और मिल चुका है, उत्तर और मिल चुका है। तो सवाल अगले आने वाले एग्जामों में सवाल बन सकता है गौतमीपुत्र शासक किस अभिलेख से संबंधित है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो नासिक से संबंधित है। खारवेल का हो जाएगा हाथी गुम्फा, और रुद्रदामन प्रथम का हो जाएगा गिरनार। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, अब हम लोग जान लेते हैं कि पुलकेशन द्वितीय या फिर भीतरी, इनका संबंध किससे क्या होगा। अब ध्यान सुनना, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक अस्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशिष्ट के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। तो आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि पुलकेशन द्वितीय का संबंध होगा ऐहोल अभिलेख से। क्या होगा, ऐहोल अभिलेख से होगा। ठीक है, और जबकि भीतरी स्तंभ का जो संबंध होगा वो हो जाएगा गुप्त शासक अस्कंद गुप्त से। तो ये भी आप सभी को मालूम होना चाहिए। मैं आपको हर एक चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तोड़ के बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ समझ में आए, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, और ये मेरा कोशिश है और आप भी अपना कोशिश ज़रूर करो। प्रश्न नंबर 40 से निम्नलिखित शासकों में से किसने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। प्रश्न नंबर 40 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रावसेन प्रथम। ठीक है, तो वाकाटक शासक अप्रावरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 41 की ओर। इसमें कहा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 41 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कई बार। तो ये सवाल ध्यान देना, इस बार भी पूछा जाने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी रचना दी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी। तो ये चीज़ आप सभी को मालूम होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर, और इस वीडियो का अंतिम सवाल भी कह सकते हो आप लोग। इसमें कहा गया कि प्रथम शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान देना। तो 42 और 41 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान देना। तो 42 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त। ठीक है, अब इसके बारे में ध्यान सुनना कि नालंदा एवं गया के ताम्रपात्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, याद है आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों देखो, मैं जितना कोशिश करता हूँ आप सभी को विस्तार से बताने की कोशिश करता हूँ। मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना मैं फ़र्ज कर रहा हूँ। आपकी भी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कोई भी दिक्कत हो सकता है कि मैंने कुछ शब्द बताए हो, ना समझ में आया हो, कोई उत्तर बताया हो, ना समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, गलती मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।